Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Vidya Dishti Tutorial. तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एनसीईआरटी का जो कि वेव्स था, यानी कि वेव्स एंड ऑसिलेशन, जो आपकी यूनिट नंबर 10 है। इसमें हम लोगों ने जो है ऑसिलेशन पार्ट कवर अप कर लिया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेव्स। ठीक है, तो वेव्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेव मोशन की। ठीक है, तो वेव मोशन होता क्या चीज़ है। तो वेव मोशन की अगर डेफिनेशन देखें, अ वेव इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम कंडीशन which travels with the finite velocity in the region of space. Wave motion transfers energy from one point to another, which may or may not displace particles of the medium. इसका मीनिंग क्या है कि एक वेव, जो आप वेव की बात करेंगे, तो वेव क्या है, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम, यानी कि जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर पार्टिकल्स रखे हैं तो उनके अंदर जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिस्टरबेंस की वजह से, जैसे कि पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स पर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, जैसे कि आप बोलते हो, तो बोलने की वजह से आपकी लिप्स की वजह से आपके आसपास के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। वो जो आपका फ्री रीजन है, ठीक है, तो उस रीजन में एक प्रॉपर स्पीड्स के साथ, एक कुछ स्पीड्स के साथ मूव करते हैं। ठीक है, इस डिस्टर्बेंस की वजह से वेव जो है प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, ट्रेवल इन फाइनाइट वेलोसिटी इन द रीजन ऑफ द स्पीड, वेव मोशन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन व्हेन डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम, यानी कि जब मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है तो पार्टिकल्स जो होंगे अपने मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द नियरेस्ट पार्टिकल एज डिस्टर्बेंस अकर्स विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर का, एनर्जी का भी ट्रांसफरेंस होता है। ठीक है, टू द नियरेस्ट पार्टिकल, जो पास के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में एनर्जी का भी ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आपके नेबरहुड में है। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी चीज़ यानी कि इसको डिस्टर्ब करती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो ये क्या होगा, इस वाले को डिस्टर्ब करेगा और उसके बाद से ये अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफ़र कर देगा और अगेन अपने पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स रिजल्टेंट ओवर द पीरियड इज ज़ीरो, यानी कि किसी पीरियड के लिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का वो ज़ीरो होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक पीरियोडिक मोशन करते हैं, जहाँ से वो चले हैं वहीं पे वापस आते हैं, तो इसका मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल रिजल्टेंट ओवर वन पीरियड इज ज़ीरो। एक पीरियड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, इसके बाद से कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स हैव सर्टेन फेज डिफरेंस एज वाइब्रेशन अकर्स, यानी कि जो पास पास वाले जो पार्टिकल्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स होंगे, उनके पास क्या होगा, कुछ फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे ही वाइब्रेशन अकर होता है तो कुछ फेज डिफरेंस उनके पास होता है। इसके बाद से वाइब्रेटिंग पार्टिकल पॉसेस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव मोशन का, कि जो पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द मीडियम आर डिफरेंट, यानी कि जो पार्टिकल हैं उनका वेव वेलोसिटी की अगर हम बात करें किसी भी मीडियम में, और वेव वेलोसिटी, ये दोनों की बात अगर हम करें तो ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, दोनों सेम चीज़ नहीं है। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग हो सकती है, वेव वेलोसिटी
अलग हो सकती है, यानी कि वेव वाइब्रेशनल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, वो डिफरेंट थिंग है ही एक्चुअल में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो वेव्स कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले देखिए, द वेव्स आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। कौन कौन से? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या आते हैं? द वेव विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। सच वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव्स। यानी कि ऐसे वेव जिनके पास क्या हो, मैकेनिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, अपने उनके प्रोपोगेशन के लिए, तो उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे कि साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव मैकेनिकल वेव इसलिए क्योंकि उसको मैं ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो द वेव्स विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। सच वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव्स। इलास्टिक वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनके अंदर इलास्टिक बिहेवियर होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट electromagnetic wave, the waves which travels in the form of oscillating electric and magnetic fields are called electromagnetic waves. Such waves do not require any medium for their propagation and also called non-mechanical waves. For example, visible and ultraviolet light, radio waves, microwaves, etc. ठीक है, यानी कि ऐसे वेव्स जितने भी क्या हो कि मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के साथ कह सकते हैं कि जो वेव्स ट्रेवल करती हैं, ऑसिलेट करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है, ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम मटेरियल फॉर देयर प्रोपगेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इनको हम नॉन मैकेनिकल वेव्स ही कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा, ये सब जो है इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट आपका है मैटर वेव्स। The waves associated with the macroscopic particles such as electron, proton, neutron, atoms, molecules, etc., when they are in motion, are called matter waves or de Broglie waves. ठीक है, यानी कि मैटर वेव्स की अगर हम बात करेंगे तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम मॉलिक्यूल्स से एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे वेव्स को हम मैटर वेव्स कहते हैं और इन्हीं को हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके थ्री टाइप्स हो गए वेव। अब टाइप्स ऑफ वेव मोशन की हम बात करें, वेव मोशन कितने टाइप का होता है? द वेव मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी है? फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन। सेकेंड वन है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव मोशन की हम बात करें तो ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है? इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, देन द वेव मोशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव मोशन। इसी तरह से दीज कैन बी प्रोपगेट through the solids and liquid but not through the gases because they do not possess elastic properties. इनके पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, इसलिए गैसेस से ये पास नहीं होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग्स, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि आप वाटर के सरफेस पे आपने देखा होगा कि जैसे कि आपका ये वाटर सरफेस है, ठीक है, तो इस वाटर सरफेस पे जो रिपलिंग होती है, रिपलिंग होती है, ठीक है, और या तो फिर इसको ऐसे कह सकते हो, ठीक है, तो इस तरह की जो रिपलिंग्स होती हैं इनको हम बोलते हैं, वो मतलब जो भी ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इस तरह के वेव्स को
हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। कहने का मतलब है, इसका मीनिंग देख लीजिए। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि आपका ये मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, यानी ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ठीक है, इस और मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मीन पोजीशन पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होती है। नेक्स्ट, ऑल द पार्टिकल्स इन द मीडियम हैज सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यानी कि किसी भी मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होता है। ठीक है, कहने का मतलब या एंड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड भी उनका सेम होगा। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्टिकल इन द मीडियम हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अलग अलग पार्टिकल हैं किसी भी मीडियम में, तो उनका डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, तो इनके डेफिनेशन ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, if the particles of the medium vibrate in the direction of propagation of the wave, then the wave motion is called longitudinal wave motion। यानी कि longitudinal wave motion क्या होता है, particle of medium vibrate to the direction of propagation of wave, then the wave motion is called longitudinal wave motion। यानी कि ऐसे wave motion को longitudinal wave motion में कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि परपेंडिकुलर नहीं होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में होता है। जैसे कि कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर हम कहें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, यानी कि वेव को इधर ही जाना है, और जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी क्या हो रहा है कि उनका भी ऑसिलेशन इसी तरह से हो रहा है, मतलब कि इनका प्रोपगेशन इसके अलोंग ही हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो उनके अंदर मोशन हो रहा है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम विद कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होते हैं मीडियम में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। द कंप्रेशन इज द रीजन वेयर द वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड consequent increases in the density and pressure of the medium, and in rare fraction there is an increase in volume with consequent decrease in the density and pressure due to the vibration in pressure at different region in the medium. Longitudinal waves are called pressure waves। तो जो सबसे important characteristics है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, वो हमेशा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और यहाँ पे कंप्रेशन का मीनिंग क्या है कि जहाँ पे वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है, कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इन डेंसिटी एंड प्रेशर। प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ वॉल्यूम में जहाँ डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, वहाँ पे हम बोलते हैं कंप्रेशन हुआ है। और जहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है विद डिक्रीज इन द डेंसिटी एंड प्रेशर, यानी कि डेंसिटी और प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। तो जहाँ पे इंक्रीज होगा तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वो रेयर फ्रैक्शन का रीज़न है। ड्यू टू द वेरिएशन इन प्रेशर एट डिफरेंट रीजन इन द मीडियम, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कॉल्ड प्रेशर वेव्स। यानी कि वेरिएशन हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू द वेरिएशन इन प्रेशर एट डिफरेंट रीजन इन द मीडियम, यानी कि हर एक मीडियम में वेरिएशन हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेव भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की मेन प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए
सबसे पहली प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है, द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होगी। नेक्स्ट, ऑल द पार्टिकल्स इन द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यानी कि सभी पार्टिकल जो होंगे मीडियम के, उनकी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों सेम, तीनों सेम होंगी। नेक्स्ट है, ऑल द पार्टिकल्स इन द फेज आर अ डिस्टेंस इक्वल टू एन लेमडा वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। यानी कि जो भी पार्टिकल्स होंगे इन द फेज, यानी कि ऑल पार्टिकल्स इन द फेज आर डिस्टेंस एट डिस्टेंस, यानी कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एन लेमडा के इक्वल होगा और एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे जो वेव्स होते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या खासियत होती हैं। द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर ऑफ टू काइंड्स। दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कैपिलरी वेव्स एंड ग्रेविटी वेव्स। अब सवाल ये उठता है कि कैपिलरी वेव्स क्या होती हैं या ग्रेविटी वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिलरी वेव्स की। कैपिलरी वेव्स आर द रिपल्स ऑफ फेयरली शॉर्ट वेवलेंथ। यानी कि जो रिपलिंग होती है बहुत छोटी वेवलेंथ की, उसको हम बोलते हैं नॉट मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर, मतलब कि कुछ ही सेंटीमीटर उसकी वेवलेंथ होती है। एंड द रिस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोड्यूसेस देम इज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो प्रोड्यूस करता है उसमें, वो क्या है, सरफेस टेंशन है। यानी कि जो मेन फैक्टर है उसको प्रोड्यूस करने वाला वो क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरी वेव्स आर द रिपल्स ऑफ फेयरली शॉर्ट वेवलेंथ नॉट मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर एंड द रिस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोड्यूसेस देम इज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। यानी कि वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टर्म है आपका ग्रेविटी वेव्स, यानी कि नेक्स्ट टाइप है आपका वाटर वेव्स में। अगर हम देखें वाटर के सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस होता है, दूसरा क्या है, ग्रेविटी वेव्स। ग्रेविटी वेव्स हैव वेवलेंथ टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम सेवरल मीटर टू सेवरल 100 मीटर्स। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, कुछ ज़्यादा होती है। मतलब कितना होता है, रेंजिंग फ्रॉम, यानी कि कह सकते हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है ये आपका सेवरल मीटर टू सेवरल 100। ठीक है, तो इनकी ये वेवलेंथ है। द रिस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोड्यूसेस दीज वेवलेंथ इज द पुल ऑफ ग्रेविटी। यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स इस पे प्रोड्यूस होता है वो ग्रेविटी है, विच टेंड्स टू कीप द वाटर सरफेस एट इट्स लोवेस्ट लेवल। यानी कि जो राइज होता है, कहने का मतलब यह है कि एक तरह से यहाँ पे जो राइजिंग होती है, कहने जो वेव्स है वो वेव्स के अंदर जो राइजिंग होती है, ठीक है, फिर उसके बाद से डिप्रेशन होता है। यानी कि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है ताकि ये लोवेस्ट लेवल पे रखना चाहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं जो रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं वेव मोशन से, जो आगे इस चैप्टर में यूज़ होंगे। तो आइए एक एक करके हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी और मोशन मेजर्ड और वेव मेजर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वाइब्रेशन है, यानी कि वाइब्रेशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इट इज मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इट इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द पाथ। यानी कि जो वेवलेंथ होगी, यानी कि दो सक्सेसिव ट्रफ या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की या दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस हो सकती है, तो उसका हाफ जो होगा वो आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होता है जनरली। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है टाइम पीरियड।
The time or period of a wave is the time in which the particle of the medium completes one vibration to and fro about its mean position. It is denoted by T. कैपिटल T से इसको डिनोट करते हैं, यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज द टाइम इन विच अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स, यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करते हैं टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे आगे पीछे इस तरह से टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, दिस 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 एंड दिस, इस तरह से जो वाइब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि उसके मीन पोजीशन से. जैसे कि ये आपका मीन पोजीशन मान लिया कि हमने मान लो ये फ्रो के नीचे वाली लाइन मीन पोजीशन हमने मान लिया, तो यहाँ से हमने कहा टू फ्रो, इस तरह से मीन पोजीशन के आगे पीछे इस तरह से ऐसे मूव करते हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज द time in which the particle of the medium completes one vibration to and fro about its mean position. It is denoted by T, यानी इसको जो हम डिनोट करते हैं किससे, T से. The frequency of a wave is the number of waves produced per unit time in a given medium. SI यूनिट इसकी होती है सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज होती है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वेव का क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि नंबर अपॉन टाइम कह सकते हैं. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है या सेकेंड इनवर्स होती है. नेक्स्ट v इज इक्वल टू होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जनरली न्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं न्यू इज इक्वल टू n अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, यानी कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन n के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं, और t एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. उसके बाद से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम, टाइम के साथ जो फेज में चेंज होता है उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी. ठीक है, इसी तरह से एंगुलर वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव नंबर ऑफ अ वेवलेंथ, यहाँ पे नंबर ऑफ वेवलेंथ इन द डिस्टेंस 2 पाई इज कॉल्ड व्हाट, वेव नंबर. द वेव नंबर आर प्रोड्यूस्ड, द वेव नंबर आर प्रोपगेशन कांस्टेंट दैट इज k इज इक्वल टू, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, द एंगुलर वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट k, the number of wavelength in the distance 2 pi is called wave number or propagation constant, that is k is equal to 2 pi by lambda. ठीक है, lambda is a wavelength, इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स SI यूनिट इज रेडियन, यानी कि 2 पाई, पाई की यूनिट रेडियन, लैम्डा की यूनिट मीटर, तो 2 मतलब इसकी ये जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन पर मीटर. ठीक है, तो इसी के साथ ये आप आज का टॉपिक कंप्लीट होता है. ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए फ़िलहाल इतना ही. थैंक यू.